अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ लिया है। अब हम जो है वो आज, क्योंकि चैप्टर इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, तो हमारे पास कुछ इसकी कंडीशंस होती हैं जिनको देखते हुए हम कहते हैं कि एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं। हमने दो इसकी टाइप्स पढ़ी थी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम, कि जब कोई बॉडी रेस्ट में हो तो उसे हम कहते हैं कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, और जब वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही हो तो उसे हम कहते हैं कि वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। आज हम देखेंगे कि वो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनको देखकर हम बता सकते हैं कि एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो दो ऐसी कंडीशन है जिनको देखकर हम बता सकते हैं, जिनके बारे में स्टडी करके हम बता सकते हैं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारी क्या होती है, किस तरह से होती है, क्या काम होता है उसमें। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं। पहले भी बात मैंने ये की थी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं एक फिक्स सपोर्ट है, उससे एक स्प्रिंग से मैंने एक ब्लॉक ऑफ मास, सम मास या सम इसका वेट, कुछ मैं कह देता हूँ इसका वेट है 100 न्यूटन्स, मैंने यहाँ पर हैंग कर दिया है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस स्प्रिंग के थ्रू ये ऑब्जेक्ट हैंग हुआ है। अब कोई ऑब्जेक्ट हैंग हुआ है, अपनी जगह पे रेस्ट स्टेट में मौजूद है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में होगा। अब हमें कैसे पता चला कि ये इक्विलिब्रियम में है? तो एक एग्जांपल मैंने दी थी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी टेबल पे रखा हो या किसी ने उसको पकड़ा हुआ हो या किसी चीज़ से हैंग हो रहा हो रूफ के साथ या किसी भी सपोर्ट के साथ, फिक्स सपोर्ट के साथ, वो इक्विलिब्रियम में जब होता है जब वो रेस्ट में हो। तो ये रेस्ट में है, और इसकी कंडीशन हमें कैसे पता चलेगी कि ये इक्विलिब्रियम में है? हम देखेंगे कि इस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस, इस पे एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस क्या एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर एक दूसरे को बैलेंस कर रही होंगी तो ये इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। तो हम देखते हैं कि आखिर इस ऑब्जेक्ट पे कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्योंकि ये एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग में हमारे पास टेंशन फोर्स होती है जो कि एक्ट कर रही होती है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट का वेट एक्ट कर रहा हो। तो यहाँ पर इस कंडीशन में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो फोर्सेस नज़र आ रही हैं जो कि एक्ट कर रही हैं इस ऑब्जेक्ट पे। एक है टेंशन फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है और जिसने इसको ऊपर की तरफ खींच के रोका हुआ है, और दूसरा है इसका वेट जो कि ग्रेविटी की वजह से होता है, जो कि अर्थ की वजह से होता है। अर्थ हर बॉडी को, हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जिस फोर्स से पुल कर रही है उस वजह से होता है वेट, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर एक्ट करने वाली सिर्फ और सिर्फ दो फोर्सेस हैं। और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहती है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का इफ़ेक्ट ज़ीरो हो जाए, उनका सम ज़ीरो हो जाए, तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा, वरना इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेज दैट सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट इक्वल टू ज़ीरो के बराबर लाजमी तौर पर होना चाहिए। अगर तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो के बराबर नहीं होगा तो उस वजह से क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पर लगने वाली दो फोर्सेस हैं। अच्छा, हमने चैप्टर नंबर 5 में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था, और हमें ये पता है कि टेंशन भी एक फ़ोर्स है, वेट भी एक फ़ोर्स है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। दिस मीन्स उसके कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे फोर्स का जिक्र आ रहा है, तो फोर्स की हम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि जो फोर्स है उसका सम ज़ीरो है, बल्कि फिर हमें यहाँ पर अगर वो फोर्स किसी एंगल पे एक्ट कर रही है एक ऑब्जेक्ट में, तो हमें वहाँ पर उसके कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स करना पड़ेगा, तब जाकर हम उसको जो है वो प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि हाँ वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं। तो यहाँ पर दो कंडीशंस मेरे पास और आ जाएंगी कि अगर सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो कह रहा हूँ और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिस मीन्स एक ऑब्जेक्ट पे एक्स डायरेक्शन में लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम भी ज़ीरो होना चाहिए, और उसका वाई कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन में लगने वाला सम भी जो है, लगने वाली फोर्सेस का सम भी जो है वो ज़ीरो होना चाहिए, तब जाकर ये ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट की तरफ वापस आते हैं, और यहाँ पर मुझे
एक क्वांटिटी अननोन है, दैट इज़ टेंशन। देखिए हर चीज़ की प्रैक्टिकल एक एप्लीकेशन होती है। तो अब ये जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है इसकी भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसको भी हम न्यूमेरिकली जो है वो कुछ चीज़ों पर अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स कुछ सॉल्व करते हैं, कुछ अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, वेट हमारे पास गिवन था जो कि मैंने 100 न्यूटन पहले ही लिख दिया था। मुझे ये टेंशन फोर्स मालूम करनी है। अब सबसे पहले मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि मेरे पास मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आपको बताए हुए हैं, पहले मैं वो ड्रॉ करूँगा और उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्सेस इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ड्रॉ करूँगा। एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वेट, मैं उसको, और वो वाई एक्सिस पे है, मैं उसको ड्रॉ कर लूँगा बिल्कुल इस तरह से। ये मेरा वेट का वेक्टर आ गया। इसी तरह जो टेंशन फोर्स है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये फिगर बनाई और उस फिगर बनाने के बाद मैंने उन जो भी जितनी भी फोर्सेस थी उनको मैंने वेक्टरिकली इसमें रिप्रेजेंट कर लिया। रिप्रेजेंट करने के बाद अब मैं इन कंडीशंस पे आऊँगा। मुझे ये पता है कि तमाम फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटी हैं, एक्स और वाई उनके कंपोनेंट्स होते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई कंपोनेंट्स देखने पड़ेंगे। अगर मैं इस टेंशन फोर्स को देखूं तो टेंशन फोर्स सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, ये एक्स और वाई के एंगल पे नहीं है किसी, तो इस वजह से इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट है और वो है वाई कंपोनेंट टी। तो टेंशन जो है ये सिर्फ आपकी वाई एक्सिस पे एक्ट कर रही है। इसी तरह अगर वेट को देखा जाए तो वेट भी आपका सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस पे एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट करती हुई नज़र आ रही है आपको? नहीं नज़र आ रही। तो ये तो ऑटोमेटिकली ही 0 हो गया। सेकेंड थिंग हमारे पास है कि वाई डायरेक्शन में जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो सम ऑफ एफ वाई अगर हम देखेंगे तो हमारे पास दो फोर्सेस आ रही हैं। एक आ रही है टेंशन फोर्स दैट इज़ इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन, और एक आ रही है वेट फोर्स जो कि हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इसे हम नेगेटिव वाई एक्सिस भी कहते हैं। तो सम ऑफ एफ वाई हमारे पास दो फोर्सेस का सम हो जाएगा, एक टेंशन का प्लस इस वेट का। अब वेट मैं कह रहा हूँ कि नेगेटिव एक्सिस पे है, वेट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट में मैंने बताया था कि जब भी कोई वेक्टर का ऑपोजिट आप बनाते हैं तो उसमें होता क्या है कि एक माइनस का साइन आ जाता है। तो होगा ये कि ये जो W है ये आप रिप्रेजेंट करेंगे माइनस W से। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। उसके बाद हम सम ऑफ एफ वाई, वी नो के सम ऑफ एफ वाई ये 0 के बराबर होना चाहिए। टेंशन हमें मालूम नहीं है जो कि हमें मालूम करनी है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वेट हमारे पास 100 है, ये वेट यहाँ पर नेगेटिव है, दूसरी साइड ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा और हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 100 न्यूटन्स। तो मैंने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एक सिंपल एग्जाम्पल पर लगाते हुए मालूम कर लिया टेंशन को। तो आए हम चलते हैं अपनी एक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम की तरफ, जो कि है हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6.5, जिसमें हमारे पास, अच्छा अब इसको यूज़ करते हुए आप 6.4 सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम 6.4 सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम मूव करेंगे 6.5 की तरफ। तो 6.4 में इफ़ यू कैन सी हियर कि 6.4 में आपके पास एक रिजिड सपोर्ट है, मींस फॉर एग्जांपल इसको रूफ ले लें, उससे एक चेन अटैच है और उस चेन में आपका एक पुली अटैच हुआ है और पुली के ऊपर से दो स्ट्रिंग्स आ रहे हैं। ये हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6.4। ठीक है, पेज नंबर 106 पर। और इन्होंने कहा है कि हमने दो मासेस यहाँ पर हैंग किए हुए हैं। ईच मास जो है वो है 10 किलोग्राम का, 10 किलोग्राम इसका मास है। ईच मास ऑफ दिस इज 10 किलोग्राम। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हैंग किया था, उस पर फोर्सेस मैंने निकालना आपको बता दी थी कि कैसे पता चलेगा। अब यहाँ पे भी सिर्फ वर्टिकल केस है। तो एक तो फोर्स होगी हमारे पास यहाँ पर इस स्ट्रिंग में या इस चेन में, जिसको मैं कह दूँगा T2, मैंने उसको कह दिया T2। ठीक है,
जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, क्योंकि ये इस पुली को जो है वो ऊपर की तरफ होल्ड करके इसने रखा हुआ है। सेकेंडली, ये मासेस जो हैं ये एक ही स्ट्रिंग से अटैच्ड हैं, यानी कि इन मासेस में जो भी टेंशन इस स्ट्रिंग इन मासेस की वजह से इस स्प्रिंग में जो भी टेंशन होगी वो तो बराबर ही होगी, ठीक है। तो मैं इस टोटल टेंशन को कह देता हूँ T। तो इस चेन में लगने वाली टेंशन जो कि इन दोनों मासेस की वजह से है वो मेरे पास T2 हो गई। इस स्ट्रिंग में जो इन मासेस की वजह से टेंशन है वो सिंगल T है, क्योंकि आपका जो स्ट्रिंग है वो एक ही स्ट्रिंग है, तो उसमें टेंशन भी सिंगल ही निकलेगी। इन दोनों मासेस का कुछ वेट है, ठीक है, और वो वेट हमारे पास है, कैसे निकलता है वेट का फॉर्मूला हमें पता है, W इज इक्वल्स टू M मल्टीप्लाई बाई G। तो हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाई 9.8 और ये आ जाएगा W इज इक्वल्स टू 98 न्यूटन्स। इसी तरह इसका भी हमारे पास वेट है और वो भी हमारे पास आ जाएगा mg और इसी तरह से W इज इक्वल्स टू 98 न्यूटन्स। तो मेरे पास दोनों वेट आ गए, इसको मैं W1 कह देता हूँ, इसको मैं W2 कह देता हूँ। टेंशन मेरे पास दोनों में सेम ही आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ भी T इस मास की वजह से भी T ही है टेंशन और इस मास की वजह से भी T ही टेंशन मौजूद है मेरे पास। तो मैं अब क्या करूँगा, ये फिगर पे थोड़ा सा काम समझाने के बाद मैं इसका डेटा बना लेता हूँ। डेटा मेरे पास क्या क्या मौजूद है, मेरे पास मौजूद है मासेस मौजूद हैं, और अगर मैं इन दोनों को इसको मास 1 मास 2 कहता हूँ तो दोनों के मासेस m1 और m2 बराबर हैं, और उसको मैं m के बराबर ले लेता हूँ जो कि है 10 किलोग्राम्स। इसी तरह जो है वो वेट में अगर निकालूँ तो वेट मेरे पास आ जाएगा W1 इज इक्वल्स टू M1G। तो ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज़ 10 मल्टीप्लाई बाई 9.8 और ये आ गया है 98 न्यूटन्स। इसी तरह क्योंकि मासेस सेम है तो W1 और W2 ये भी सेम ही आएंगे हमारे पास। M2G इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाई 9.8 98 न्यूटन्स। वेट 2 भी मेरे पास आ गया है। मुझे यहाँ पर जो फाइंड करना है वो करना है टेंशन T, इसको मैं कह देता हूँ T ही रखता हूँ, इसको मुझे T फाइंड करनी है और मुझे फाइंड करना है ये T2। आसानी के लिए इसको मैं T1 कह देता हूँ, सॉरी इसको मैं कह देता हूँ T1 और इसको मैं कह देता हूँ T2, ठीक है। T1 और T2 मुझे फाइंड करना है टेंशन फोर्सेस। अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर पता है कि कोई टॉर्क तो है नहीं, यहाँ पे सिंपली फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो मैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिल्कुल इसी तरह लगाते हुए मालूम कर लूँगा टेंशन 1 और टेंशन 2। लेट्स सी हाउ कैन आई डू दैट। सबसे पहले तो मैं ये वेक्टर इसकी डायग्राम बनाता हूँ और पहले सिर्फ और सिर्फ मैं केस, ये जो पुली के नीचे वाला केस है, ये वाला केस जो है इसको कंसीडर करता हूँ और एक फिगर यहाँ पर बनाता हूँ। मुझे यहाँ पर टेंशन लगती हुई नज़र आ रही है और मुझे यहाँ पर वेट लगते हुए नज़र आ रहे हैं। टेंशन मेरी अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, और उसकी ऑपोजिटली वेट मेरे पास ये हो गया W1, दिस इज़ T और ये हो गया मेरे पास W2, ठीक है। इस वाले केस में मेरे पास ये फिगर बन रही है। मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊँगा, अब यहाँ पर x एक्सिस पे यहाँ भी कोई फोर्सेस नहीं है, दिस मीन्स सम ऑफ fx इज इक्वल्स टू 0, वो तो ऑटोमेटिक हो गया है। मुझे यहाँ सिर्फ एक केस लगाना पड़ेगा जो कि है सम ऑफ fy इक्वल्स टू 0 वाला, और सम ऑफ fy मेरे पास दो फोर्सेस, दो t जो हैं वो पॉजिटिव y डायरेक्शन में है, तो मैं लिखूँगा t प्लस t। उसके बाद मेरे पास जो W1 और W2 है वो किस डायरेक्शन में है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैं उनको लूँगा नेगेटिव के साथ, माइनस W1 माइनस W2, और ये बराबर किसके होगा, सब इसका टोटल सम बराबर होगा 0 के, जो कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें बताती है। t प्लस t हमारे पास आ जाएगा 2t। उसके अलावा W1 और W2 की वैल्यूज़ मेरे पास 98 और 98 मौजूद है। माइनस 98 इक्वल्स टू 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2t माइनस 196 इक्वल्स टू 0। उसके बाद इसको मैं मूव कर जाऊंगा वहाँ पर और t की वैल्यू मैं निकाल लूँगा, 196 डिवाइडेड बाई 2, मेरे पास आंसर आ जाएगा 98 न्यूटन्स। तो इस स्ट्रिंग में यानी कि ये जो T1 है, सॉरी इसको T1 से रिप्रेजेंट किया था मैंने, ये जो T1 है मेरे पास,
मेरे पास T1 आ गई है 98 न्यूटन बाय यूजिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये T2 भी निकालनी है। अब इस T2 को कंसीडर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और फिगर बनानी पड़ेगी जिसमें मेरे पास, मैं वो फिगर यहाँ पर बना देता हूँ, जिसमें मेरे पास दो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। ये अब इस टेंशन को फ़िलहाल हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि ये और यहाँ पर इसके अपोजिट जो है वो वेट एक्ट कर रहे हैं इन दोनों के, W1 एंड W2। तो मेरे पास एक फोर्स जो है वो लग रही है T2 जिसने इस पूरे पुली को ऊपर रखा हुआ है, और मेरे पास दो वेट इसके साथ हैंग हो रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है W1 और W2। तो मैं क्या करूँगा, मैं सम ऑफ Fy निकालूंगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में ही फोर्सेस हैं। मैं यहाँ पर सम ऑफ Fy इक्वल्स टू 0, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ T2 पॉजिटिव डायरेक्शन में है, बाकी W1 और W2 नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा T2 इज इक्वल्स टू T2 प्लस माइनस W1 प्लस माइनस W2 इक्वल्स टू 0। और उसके बाद टेंशन 2 मेरे पास, मुझे ये कैलकुलेट करना था। मेरे पास W1 इज़ 98 W2 इज़ ऑल्सो 98 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को मैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 196 आ जाएगा। मैं इसको कुछ यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। T2 माइनस 196 इक्वल्स टू 0 और मेरे पास T2 की वैल्यू आ जाएगी 196 न्यूटन। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये जो मैंने न्यूमेरिकल फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से 6.4 सॉल्व किया है, ये समझ में आ गया होगा। इसको आप लोगों ने बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, न्यूमेरिकल को प्रॉपर्ली फॉलो करते हुए जिस तरह से मैंने कराया है उस तरह से प्रॉपर्ली इसको जो है वो आपने देखना है, समझना है। कोई पॉइंट नहीं समझ में आता तो आपने अपने टीचर से कांटेक्ट करना है ताकि वो क्लियर कर सकें इस बात को, ठीक है। सेकेंडली आपके पास अब होमवर्क भी होगा इससे रिलेटेड, और इससे रिलेटेड आपके पास होमवर्क ये है कि आपके पास एक एग्जाम्पल है ऑन पेज नंबर 94, एग्जाम्पल 6.2। होमवर्क आपका है कि आपने एग्जाम्पल 6.2 जो है वो क्योंकि सॉल्व्ड है उसको आपने सॉल्व करना है अपनी कॉपी में, ठीक है। उसको देखकर, उसके स्टेप्स को देखकर, क्योंकि उसमें एक्स और वाई एक्सिस वाली आ रही है, उसको आपने सॉल्व करना है और विद दैट हेल्प, उसकी हेल्प से आपने सॉल्व करना है न्यूमेरिकल नंबर 6.5। ये आपके पास मौजूद है पेज नंबर 94-95 पे, और न्यूमेरिकल नंबर 6.5 आपने ख़ुद से सॉल्व करना है जो कि मौजूद है पेज नंबर 107। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह आप लोग जब प्रैक्टिस के तौर पर इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे कॉपी में तो आपको न्यूमेरिकल नंबर 6.5 सॉल्व करने में भी हेल्प मिलेगी। आई होप आप लोग फॉलो कर रहे होंगे तमाम प्रिकॉशंस को। उसके अलावा कॉपी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, कॉपी में वर्किंग बहुत ज़रूरी है, उसको कंप्लीट करें, टाइम पर सबमिट कराएं, चेक कराएं ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।